ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग का पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा होगा, तुम लोग प्रॉपरली रिवीजन करके आए होंगे। चलो, लास्ट क्लास मैंने लेबर टर्नओवर का कंसेप्ट समझाया था। क्या तुम्हें याद है लेबर टर्नओवर क्या होता है? देखो, चेंज इन नंबर ऑफ लेबर, चेंज इन नंबर ऑफ लेबर इन ड्यूरिंग ए पीरियड लेबर टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, फिर हर साल हर ऑर्गेनाइजेशन उसका लेबर टर्नओवर रेशियो को भी कंप्यूट करेगा, रिपोर्ट करेगा, चेक करेगा, क्योंकि ज्यादा मतलब ए बिग लेबर टर्नओवर रेशियो इज नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर लेबर टर्नओवर रेशियो के लिए बहुत सारे मेथड्स भी हम लोग देखे थे। पहले होता था सेपरेशन मेथड। क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ लेबर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। ओके, सेपरेटेड का मतलब, नंबर ऑफ लेबर सेपरेटेड का मतलब होता है रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, रिट्रेचमेंट, डेथ। रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, रिट्रेचमेंट, डेथ। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि और रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नंबर ऑफ लेबर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। ओके, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट मेथड था। रिक्रूटमेंट में का मतलब होता है न्यू वर्कर ज्वाइन फॉर न्यू जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है न्यू वर्कर ज्वाइन फॉर, मतलब न्यू लेबर ज्वाइन फॉर न्यू जॉब। तो रिक्रूटमेंट मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। फिर उसके बाद फ्लक्स मेथड था। तो फ्लक्स मेथड का मतलब क्या होता था? बोलो, फ्लक्स मेथड सेपरेशन, रिक्रूटमेंट, रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। तो ठीक है, आज हम देखेंगे थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं, हम डायरेक्टली तुम्हारा स्टडी मैथ में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मूव करेंगे। तो फटाफट मेरे साथ साथ तुम इलस्ट्रेशन 4 रीड करो। फटाफट रीड करो प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 4। ड्यूरिंग अक्टूबर 2015 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1900। इसका मतलब ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर कितना था? 1900। एट द एंड ऑफ द मंथ 2100। ड्यूरिंग द मंथ 20 people left while 40 persons were discharged। 25 people, sorry 20 मैंने बोला, 25 people left and 40 persons were discharged। 280 workers were engaged, out of which only 30 were appointed in the factory, sorry in the vacancy created by the number of workers separated, and the rest on account of expansion scheme। expansion scheme का मतलब होता है न्यू प्रोजेक्ट। expansion scheme का मतलब होता है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। calculate labor turnover by different methods। calculate labor turnover by different methods। calculate labor turnover by different methods। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट याद है तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है या रिवीजन नहीं करके आ रहे हो तो ये सारे प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट रखना पड़ेगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखो फटाफट मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन 4। ओके, तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। देखो, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर
बोलो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर कितना सर 1900। ठीक है। क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर, बोलो क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर कितना सर 2100। वेरी गुड। लेफ्ट कितना 25। डिस्चार्ज कितना 40। अच्छा, एनगेज कितना, बोलो एनगेज 280। हाँ, आउट ऑफ which 30 were appointed in the vacancy। तो टू फिल वैकेंसी कितना 30। रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम, तो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम कितना हो जाएगा 250। एक्सपेंशन स्कीम के लिए 250 हो जाए। ठीक है, ओके। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। बाय वेरियस मेथड, हम वेरियस मेथड्स लगाएंगे, लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर बाय वेरियस मेथड्स। पहले लिखो पॉइंट नंबर ए, सेपरेशन मेथड। बोलो सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा, तो लिखो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर into 100। number of workers separated divided by average number of worker into 100। number of workers separated divided by average number of worker into 100। बोलो सेपरेटेड का मतलब क्या होता है। सेपरेटेड का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट, डेथ, रिट्रेचमेंट। सेपरेशन का मतलब होता है रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, रिट्रेचमेंट। लेफ्ट का मतलब रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज का मतलब रिटायरमेंट। तो इसका मतलब सेपरेटेड कितना होगा 65। तो नंबर ऑफ लेबर सेपरेटेड हो जाएगा तुम्हारा 65 डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर तुम्हारा, बोलो एवरेज कितना होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। बोलो तुम्हारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना आएगा सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग कितना 1900 प्लस क्लोजिंग कितना 2100 डिवाइड बाई 2। तो देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है 1900 प्लस 2100 डिवाइड बाई 2, ये हो रहा है 2000। तो तुम्हारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हो रहा है 2000। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हो रहा है तुम्हारा 2000। ठीक है, चलो तो डिवाइड बाई 2000 into 100, 65 डिवाइड बाई 2000 परसेंटेज, ये आ रहा है 3.25%। ये हो गया तुम्हारा लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर बी,
रिप्लेसमेंट मेथड, लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड। बोलो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर into 100, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। बोलो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, चेक करो क्वेश्चन, रिप्लेस कितना, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जो सेपरेशन के वजह से वैकेंसी क्रिएट हुआ उसको फिलअप करने के लिए तुमने कितना रिप्लेस किया, तो वो 30 हो जाएगा इधर, तो 30 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100, ये आ रहा है 1.5%। चलो ये हो गया रिप्लेसमेंट मेथड। पॉइंट नंबर सी, रिक्रूटमेंट मेथड। देखो बेटा, रिक्रूटमेंट मेथड को एडिशन मेथड भी कहते हैं, तो रिक्रूटमेंट मेथड कभी कभी एडिशन मेथड भी कहा जा सकता है। तो रिक्रूटमेंट मेथड ऑब्लिक एडिशन मेथड। ठीक है, बोलो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, एडिशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, एडिशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर into 100, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर into 100। बोलो नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड कितना, सर नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड हो जाएगा, चलो देखो एक काम करो, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड का मतलब न्यू जॉब के लिए, तो न्यू जॉब के लिए कितना 250 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, 250 परसेंटेज, ये तुम्हारा आ रहा है 12.5%। ओके, तो ये था तुम्हारा लेबर टर्नओवर रेशियो का। अच्छा, फ्लक्स मेथड भी है ना, फ्लक्स मेथड, तो फ्लक्स मेथड के हिसाब से क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला याद नहीं है, सेपरेशन रिप्लेसमेंट न्यूली ज्वाइन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यूली ज्वाइन डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। सेपरेशन कितना 65, ओके, प्लस रिप्लेसमेंट कितना 30 प्लस न्यूली ज्वाइन कितना 250 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100। ये आ रहा है 17.25%। तुम्हारा स्टडी मैट में आंसर गलत है, तुम मेरे आंसर के ऊपर भरोसा करो, ठीक है, तुम्हारा जो भी आंसर स्टडी मैट में दिया हुआ वो करेक्ट नहीं है। चलो ये हो गया तुम्हारा लेबर टर्नओवर रेशियो का एक स्टडी मैट में जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हो गया।
ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन लेबर टर्नओवर के बारे में। हम देखेंगे कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। ठीक है, तुम कॉपी में लिखो कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। अच्छा, एक काम करो, मेरे मैड में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तुम वहां रीड कर सकते हो। तो पेज नंबर तो मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट यूज कर रहा हूं। फिर तुम देखो कहीं ना कहीं मेरे मैट में होगा लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट, जहां होगा वहां डेफिनेटली होगा कि कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। देखो, लेबर किस कारण के लिए फैक्ट्री छोड़ेगा? क्योंकि उसका कुछ पर्सनल कॉजेस भी हो सकता है। पर्सनल कॉजेस मतलब वो जॉब उसके पसंद नहीं है, डिसलाइक फॉर द जॉब, या तुम्हारा फैक्ट्री जिस लोकेलिटी में है या जिस एनवायरमेंट में है वो एनवायरमेंट उसको पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, तो डिसलाइक फॉर द जॉब भी हो सकता है, डिसलाइक द लोकेलिटी भी हो सकता है, डिसलाइक द एनवायरमेंट भी हो सकता है। ये सब कारण के लिए एम्प्लॉय फैक्ट्री छोड़ सकता है। फिर उसके पास टाइम नहीं है, उसका फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज्यादा है कि वो जॉब नहीं कर पाएगा, तो वो उसका डोमेस्टिक ट्रबल या फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है, या उसको बहुत अच्छा लाइन मिल गया, दूसरे जॉब मिल गया जो ज्यादा रेम्यूनरेशन है, तो चेंज ऑफ लाइन फॉर बेटरमेंट, रिटायरमेंट ड्यू टू ओल्ड एज या इल हेल्थ, उसका तबियत ठीक नहीं रहता है, वो हमेशा बीमार रहता है, तो इस कारण की वजह से वो भी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब को स्विच अप कर सकता है, नहीं तो उसका डेथ हो जा सकता है। तो ये सब पर्सनल कॉजेस होता है। ये सब कारण के लिए एक एम्प्लॉय फैक्ट्री या जॉब को छोड़ सकता है। फिर कुछ कॉजेस ऐसे है जिसको हम लाखों कोशिश करने के बाद भी नहीं रोक सकते, जिसको कहते हैं अनअवॉइडेबल कॉजेस। क्या कहते हैं? अनअवॉइडेबल कॉजेस। तो अनअवॉइडेबल कॉजेस में रिट्रेसमेंट ड्यू टू सीजनल ट्रेड, शॉर्टेज ऑफ एनी मटेरियल और अदर रिसोर्सेस, लैक मार्केट एक्सेट्रा। देखो, हमारा फैक्ट्री नुकसान में जा रहा है, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, हमारा मार्केट चला गया, हम एम्प्लॉय को रख के क्या करेंगे? हम उसको रिट्रेंच करेंगे। रिट्रेंच का मतलब निकाल देंगे। ये तुम्हारे लिए अनअवॉइडेबल रीजन होगा, ये तुम्हारे लिए अनअवॉइडेबल रीजन होगा। ठीक है, देखो, ये जो अनअवॉइडेबल रीजन है ना, ये पर्सनल कॉज नहीं है। ठीक है, अगर वो बहुत दिन तक एब्सेंट रहा, हम उसको बोलेंगे कि चलो तुम्हें आने का दरकार नहीं है, तुम और मत आओ, छुट्टी ले लो हमेशा के लिए। फिर मैंने उसको निकाल दिया, वो किसी डिसिप्लिनरी एक्शन को वायलेट किया था, मैंने जो रूल सेट किया था वो रूल को वो तोड़ दिया, तो हम बोलेंगे कि चलो तुम्हारा छुट्टी हो गया हमेशा के लिए। आप देखो, अवॉइडेबल कॉज। अवॉइडेबल कॉज का मतलब इसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन अनअवॉइडेबल कॉज का मतलब उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज का चांस नहीं है। तो अवॉइडेबल कॉज में अनसुइटेबिलिटी ऑफ जॉब, वो कह रहा है कि चलो मुझे जॉब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों भाई तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? सर मुझे ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, चलो एनवायरनमेंट को हम चेंज कर देंगे। सर ये आपका पॉलिसी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो पॉलिसी चेंज कर देंगे। सर हमें जो वेजेस मिल रहा है वो पसंद नहीं है, चलो वेजेस बढ़ा देंगे। ये सब हो सकता है, मतलब इस सब पॉइंट के लिए हम कुछ
कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हाँ, लो पे एंड अलाउंसेस, वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। ऑन सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन, इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। डिस्प्यूट बिटवीन राइवल ट्रेड यूनियंस, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन, मेडिकल अदर फैक्टर्स, लैक ऑफ अम्यूनिटीज लाइक रिक्रेशनल सेंटर, स्कूल एक्सेट्रा, ये सब अवॉइडेबल कॉज होता है। इस कारण के वजह से अगर एम्प्लॉय फैक्ट्री छोड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि चलो रुको, सुनो, मत जाओ हमें छोड़ के मत जाओ, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो बड़े पछताओगे इस हालत में अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो बड़ी पछताओगे। तुम्हारा प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है तो मैं स्कूल बना देता हूँ। तुम्हें ये वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन तुम मुझे इस हालत में छोड़ के मत जाओ। ये सब होगा तुम्हारा अवॉइडेबल कजेस। ठीक है, अवॉइडेबल कजेस का मतलब इसको हम मतलब ये सब पॉइंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नहीं जाए। लेकिन अनअवॉइडेबल कजेस के वजह से जा रहा है तो एम्प्लॉय को जाना ही होगा, हम उसको नहीं रोकेंगे कि तू जा भाई, जा जा, तू जिंदगी में क्या करेगा मैं देखूंगा, जा तू जा, जहां जाना है तू जा। चलो, ये हो गया कजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। मेजरमेंट तो हो चुका है। अब देखो कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। देखो, जो लेबर तुम्हें छोड़ के जा रहा है, ध्यान से सुनो, ये कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, तुम समझो। जो लेबर तुम्हें छोड़ के जा रहा है, डेफिनेटली वो तुम्हारा एग्जिस्टिंग लेबर था, बोलो हाँ या ना। हाँ, वो अगर चला जाएगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, तुम नया लेबर अपॉइंट करोगे, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा क्योंकि वो एफिशिएंट वर्कर था। तो ये जो लेबर जा रहा है, तुम प्रैक्टिकली सोचो कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। ये जो लेबर जा रहा है वो ज्यादा पैसा लेता था, क्यों? क्योंकि उसके पास एफिशिएंसी था, वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा था, तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। हाँ, उसके जगह पे जो नया वर्कर आएगा उसका एफिशिएंसी थोड़ा कम रहेगा। उसके जगह में जो नया वर्कर आएगा उसका एफिशिएंसी थोड़ा कम रहेगा, बोलो हाँ ऐसा नो। हाँ, उसका ओजेस भी थोड़ा कम होगा। हाँ, उसको मुझे ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग वजह से फिर ज्यादा खर्चा होगा। हाँ, वो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम दिलाएगा क्योंकि वो अभी इनएफिशिएंट। तो हम सोचेंगे कि मुझे कितना कॉस्ट में सेविंग हो रहा है, मुझे कितना कॉस्ट में सेविंग हो रहा है, फिर मुझे कितना फायदा मिल रहा है। इस सब को हम सेट करके हम देखेंगे कि हमारा लेबर टर्नओवर का कॉस्ट कितना आ रहा है। देखो, रीड करो इस पैराग्राफ को। इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इज ए डबल एंगेज्ड माइल्डली, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड रिजल्टिंग इन हाई कॉस्ट। डेफिनेटली जो नया वर्कर आएगा उसको ट्रेनिंग दोगे, ठीक है। The cost of labor turnover may be analyzed under two broad heading। दो हेडिंग में कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर को हम एनालाइज करेंगे। एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट रेफर्स टू ऑल दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू कीप द वर्कर सेटिस्फाइड। देखो, प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब क्या करने से वो एम्प्लॉय नहीं जाएगा। अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकता है, अगर वो एम्प्लॉय नहीं गया तो मैटर इज ओवर। तो एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैं इस कारण के वजह से जा रहा हूं, मैं बोलूंगा कि चलो मैं तुम्हारे लिए ये सब अरेंजमेंट कर देता हूं, तो इसका मतलब मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, जो खर्चा मैं करूंगा वो किस कारण के लिए? एम्प्लॉय को ना जाने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव का मतलब लेबर टर्नओवर नहीं होगा या लेबर नहीं जाएगा मेरे फैक्ट्री छोड़ के,
ये होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, ये होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद अगर वो नहीं मानेगा, मैं बोलूंगा कि तू जा भाई जा, मैं तेरे जगह पे नया लेबर अपॉइंट कर दूंगा। उसको कहते हैं जो नया लेबर मैं अपॉइंट करूंगा उसके लिए मुझे ट्रेनिंग खर्चा करना है, उसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सब मैटर के लिए मुझे भी खर्चा करना है। तो ये सब मेरे लिए हो जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रीड करो, दो ब्रॉड हेडिंग में हम डिस्कशन करेंगे, प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। Preventive cost refers to all those items of expenditure which are incurred in order to keep the worker satisfied and thus to act as discouragement against leaving the employment। लेकिन replacement cost क्या होता है? Replacement cost are those costs which are incurred for the recruitment and training of new labor etc। तो हम कंपेयर करेंगे क्या प्रिवेंटिव कॉस्ट ज्यादा या रिक्रूटमेंट कॉस्ट ज्यादा या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा। अगर प्रिवेंटिव कॉस्ट ज्यादा होगा हम बोलेंगे तो तुम चले जाओ, हम नए एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे क्योंकि मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम आ रहा है। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होगा तो हम उसको फिर मोटिवेट करेंगे। चलो लिखो इस पॉइंट को कॉपी में, हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, क्या इसको तुम बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर लिखो। पॉइंट नंबर ए, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। पॉइंट नंबर ए, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। अच्छा, इसको पॉइंट मत करो, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। बोलो लेबर टर्नओवर कॉस्ट का दो हेड होगा। हाँ, एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक होता है तुम्हारा प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होता है तुम्हारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो चलो प्रिवेंटिव कॉस्ट में हम लिखते हैं, इसको दो पार्ट बनाओ। बोलो प्रिवेंटिव कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिवेंटिव कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी डिस्प्यूट हुआ है वर्कर और कंपनी के बीच में उसको सेटल करना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि और सेटल नहीं करना है, एम्प्लॉय तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे जगह में नया वर्कर ले लूंगा, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट में लिखो इट इज ए फंक्शन कंसर्न विथ, इट इज ए फंक्शन concern with maintaining good relationship between management and worker। हम वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, उसके लिए जो भी खर्चा करेंगे उसको कहते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। बोलो इसमें क्या चीज आएगा?
बोलो एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसका चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, पेंशन स्कीम नहीं है, तो ठीक है, जो भी जिस कारण के वजह से वर्कर डिससैटिस्फाइड हो रहा है वो सब स्कीम लॉन्च करो। तो मेडिकल सर्विसेज दिया जाएगा। ओके, तो लिखो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या चीज आएगा, मेडिकल सर्विसेज आएगा, वेलफेयर एक्सपेंसेस आएगा, फिर पेंशन स्कीम आएगा, बोनस और कुजेट्स, एक्सेट्रा, ये सारी चीज आ जाएगा प्रिवेंटिव कॉस्ट में। अब लिखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, देखो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में लिखो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो वर्कर चला गया उसके पास एफिशिएंसी था, हाँ, लेकिन जो वर्कर अब ज्वाइन करेगा उसके पास तो एफिशिएंसी नहीं होगा, तो इसका इन एफिशिएंसी के वजह से मुझे कुछ नुकसान होगा, इसका इन एफिशिएंसी के वजह से मुझे कुछ नुकसान होगा, जिसको कहते हैं लॉस ड्यू टू इन एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर। तो लॉस ड्यू टू inefficiency of new worker, फिर जो नए वर्कर काम करेगा उसके पास तो एफिशिएंसी नहीं है, उसका ज्यादा स्क्रैप होगा, ज्यादा डिफेक्टिव होगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ स्क्रैप ऑन डिफेक्टिव एक्सेट्रा, ये सब रिप्लेसमेंट कॉस्ट का हेडिंग में आएगा। तुम क्या डिसीजन लोगे, या वो वर्कर को तुम फिर मोटिवेट करोगे या उसको बोलोगे कि तू जा, मैं नया वर्कर एम्प्लॉय करूंगा। तो मुझे कंप्यूट करना होगा प्रिवेंटिव कॉस्ट, फिर मुझे कंप्यूट करना होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट के साथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मैं कंपेयर करूंगा। अगर मेरा प्रिवेंटिव कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि तू चले जा, मैं नया वर्कर ले लूंगा। अगर मेरा प्रिवेंटिव कॉस्ट कम हो रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि चलो मैं इसको मोटिवेट करता हूं। तो लिखो डिसीजन, we will compare preventive cost with रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हम प्रिवेंटिव कॉस्ट के साथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। we will decide accordingly by keeping cost minimization। हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव दिमाग में रख के डिसीजन लेंगे। तो वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली बाय कीपिंग कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब बोलो,
लेबर टर्नओवर कॉस्ट इज इक्वल टू प्रिवेंटिव कॉस्ट, उसका दो पार्ट था, प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, लेबर टर्नओवर कॉस्ट को एक्सप्रेस कैसे करता है। देखो लेबर कॉस्ट, लेबर टर्नओवर कॉस्ट लिखो मेरे साथ साथ, लेबर टर्नओवर कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय लेबर टर्नओवर कॉस्ट पर एम्प्लॉय। जब भी तुम्हें लेबर कॉस्ट टर्नओवर कॉस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा तो तुम लेबर टर्नओवर कॉस्ट पर एम्प्लॉय एक्सप्रेस करोगे, तुम लेबर टर्नओवर कॉस्ट पर एम्प्लॉय एक्सप्रेस करोगे। तो लिखो लेबर टर्नओवर कॉस्ट पर एम्प्लॉय इज इक्वल टू लेबर टर्नओवर कॉस्ट पर एम्प्लॉय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर कॉस्ट पर एम्प्लॉय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड और रिप्लेस्ड। डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड और रिप्लेस्ड। नेक्स्ट लिखो ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट। लेबर टर्नओवर कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव का, रिप्लेसमेंट का। तो पहले प्रिवेंटिव कॉस्ट का ट्रीटमेंट समझो। जो भी प्रिवेंटिव कॉस्ट आएगा उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से चार्ज करेंगे या वर्क्स ओवरहेड के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। तो लिखो इट शुड बी चार्ज आज फैक्ट्री ओब्लिक वर्क्स ओवरहेड, it should be charged as factory oblique works overhead and to be apportioned among various department on the basis of number of worker, on the basis of number of worker engaged in each department. It should be charged as factory या works overhead and to be apportioned among various department, and to be apportioned among various department on the basis of नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलो अब लिखो और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब, देखो प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब एम्प्लॉय बोल रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैंने बोला कि तुम मत जाओ,
तो मैं तुम्हें इसके लिए मैं तुम्हारे लिए इतना एडिशनल खर्चा कर सकता हूं। वो फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, जिसका बर्डन हर डिपार्टमेंट को जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से। लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय नहीं माना, वो छोड़ के चला गया, हम नया एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट किए जिसके वजह से मुझे इतना खर्चा करना पड़ा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहले हम देखेंगे कि डिफॉल्ट किसका था। क्या डिफॉल्ट मैनेजमेंट का था या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का था। अगर डिफॉल्ट मैनेजमेंट का था वो कंपनी का खर्चा हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का था वो डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, बाकी अदर डिपार्टमेंट उसका बर्डन नहीं लेंगे। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिफेक्ट किसका था। तो लिखो, इफ डिफॉल्ट इज ऑफ मैनेजमेंट देन उसका ट्रीटमेंट इसके जैसे होगा। इसका मतलब एक कंपनी का खर्चा होगा, सारे डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाएगा। एक कंपनी का खर्चा होगा, सारे डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाएगा। ऑल डिपार्टमेंट को इसका बर्डन ट्रांसफर होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर। अगर डिफेक्ट या डिफॉल्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, इफ default is of a particular department, if default is of a particular department, अगर डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होगा देन द कॉस्ट विल बी चार्ज्ड टू दैट डिपार्टमेंट ओनली। बोलो, डिफॉल्ट तुम्हारे लिए, तुम्हारा डिफॉल्ट, उसका बर्डन मैं क्यों लूंगा। तो जितना भी खर्चा होगा वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाएगा। ये था तुम्हारा लेबर कॉस्ट, टर्नओवर कॉस्ट का ट्रीटमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। लिखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। अब बोलेंगे सर ये पूरा चैप्टर में हम तो यही सीख लिया कि एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे कंप्यूट होगा, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 नहीं था। हाँ बेटा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 था, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय CAS 7 को हम स्पेसिफिकली अभी समझेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, देखो एम्प्लॉय कॉस्ट को मैं दो भाग में क्लासिफाई कर रहा हूं। एक होता है कॉस्ट टू कंपनी, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड, और क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 will be discussed here। अब बोलेंगे सर क्या कॉस्ट टू कंपनी डिफरेंट। देखो, जब कॉस्ट टू कंपनी हम कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को ही फॉलो करेंगे, लेकिन ब्रॉड सेंस में अगर बात किया जाए, ब्रॉड टर्म में अगर बात किया जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, क्योंकि ये तुम्हारा वाइड स्कोप रहेगा, ये लिमिटेड स्कोप। मतलब कॉस्ट टू कंपनी इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ सम पोर्शन, कॉस्ट टू कंपनी इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इसका मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ पोर्शन ऑलरेडी
सीख चुके हैं, बट नॉट एंटर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को पूरी तरह से हम समझेंगे। ओके, लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 employee cost will be discussed agenda. While calculating employee cost, while calculating employee cost, we will consider the following points. While calculating employee cost, we will consider the following points. देखो employee cost में क्या चीज इंक्लूड करना है, क्या चीज एक्सक्लूड करना है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे अभी। The following items are to be included in employee cost. ये सब चीज हम इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली जो चीज कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूड हुआ था वो अभी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट टू कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का एक पार्ट है ना। हाँ, द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। एनी पेमेंट made to an employee either in cash or kind, कुछ भी पेमेंट दे एम्प्लॉय को, वो कैश में या काइंड में, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ग्रॉस पेमेंट्स including allowances and all benefits. Gross payments including allowances and all benefits. Bonus, ex gratia, sharing of surplus, remuneration, payable to managerial personnel including एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। याद रखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर ये सब पेमेंट दिया जाता है तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट, लेकिन पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट।
any amount of amortization arising out of voluntary retirement. Voluntary retirement. Any amount of amortization arising out of voluntary retirement, comma, or retrenchment any amount of amortization arising out of voluntary retirement, retrenchment, termination, etc. देखो वेरिएंस इन एम्प्लॉय पेमेंट ऑब्लिक कॉस्ट ड्यू टू नॉर्मल रीजन any perquisites provided to an employee by employer. ये सब चीज तुम एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। देखो हम इसको एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इधर एनी पेमेंट, इसमें बेसिक आएगा, बोनस आएगा, अलाउंसेस आएगा, सब कुछ आएगा। फिर बोला कि ग्रॉस पेमेंट, अलाउंसेस, बेनिफिट्स। फिर बोला बोनस, एक्स ग्रेटिया पेमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, मैनेजरियल पर्सनल को। ये सारे पॉइंट को अंडरलाइन करो क्योंकि ये सब पॉइंट तुम्हें चाहिए रिवीजन करने के लिए। जो VRS में या टर्मिनेशन होगा, रिटायरमेंट होगा, जो कंपेंसेशन दिया जाएगा उसका कुछ पोर्शन, मतलब अमोर्टाइज पोर्शन, वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। अगर लेबर कॉस्ट का कुछ वेरिएंस आता है वो भी पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट। अगर कुछ परक्विजिट्स दिया जा रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू भी पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि व्हाट आइटम्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट। तो लिखो आइटम्स नॉट टू बी included in employee cost. Items not to be included in employee cost. कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा, कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा। पहला पॉइंट और रेम्यूनरेशन paid to non-executive director. A remuneration paid to non-executive director is not a part of employee cost. Remuneration paid to non-executive director is not a part of employee cost. Cost of idle time. Idle time का cost is not a part of employee cost. Idle time का cost is not a part of employee cost. Variance in employee payment oblique cost
ड्यू टू abnormal रीजन। नॉर्मल रीजन के लिए जो वेरिएंस आएगा वो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, लेकिन abnormal रीजन के लिए जो वेरिएंस आएगा इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट। Any abnormal payment to one employee, अगर एम्प्लॉय को कुछ abnormal पेमेंट हो रहा है, अगर एम्प्लॉय को कुछ abnormal पेमेंट हो रहा है, it is not a part of employee cost, it is not a part of employee cost। penalties, damage paid to statutory authority। देखो एम्प्लॉई ने कुछ गलत काम किया, उसके वजह से तुम्हें गवर्नमेंट को कुछ पेनल्टी पेमेंट करना पड़ा, वो लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, वो लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। A recovery from employee towards benefits provided। देखो एम्प्लॉय को तुम कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो, मान लो 100 रुपया का बेनिफिट्स दे रहे हो एम्प्लॉय को, हाँ वो एम्प्लॉय तुम्हें 10 रुपया दे रहा है, वो 10 रुपया तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, इसका मतलब 90 रुपया तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट होगा। तो अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी कर रहे हो उसको तुम कंसिडर नहीं करोगे या इसको तुम इंक्लूड नहीं करोगे, उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। अगर 100 रुपया एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड है तो 10 रुपया ऑफ माइनस करना पड़ेगा, अगर 90 रुपया तुम इंक्लूड किए हो तो चलेगा। याद है अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट, फिर मैंने बताया था कि लेबर टर्नओवर कॉस्ट को तुम लेबर कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, तुम फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ऐड करोगे, मतलब लेबर कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब क्या, सॉरी, लेबर टर्नओवर कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। अगर मैं बोलता कि लेबर कॉस्ट को, टर्नओवर कॉस्ट को तुम लेबर कॉस्ट में ऐड करोगे तो वो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट वहां पे ऐड होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखाया था कि लेबर टर्नओवर कॉस्ट को तुम ओवरहेड के हिसाब से ट्रीट करोगे। मैंने क्या लिखाया था, लेबर टर्नओवर कॉस्ट को तुम फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से ट्रीट करोगे। इसका मतलब क्या, लेबर टर्नओवर कॉस्ट लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होगा नहीं, इसका मतलब लेबर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड लेबर टर्नओवर कॉस्ट। तो जी में लिखो कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर कॉस्ट लेबर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो लेबर टर्नओवर कॉस्ट में दो चीज आया था, प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में दो चीज आया था, प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। बस यही था तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का प्रिंसिपल्स।
आज के क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं। इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो तुम एक काम करो, प्रॉपरली रिवाइज करो लेबर कॉस्ट को, यहां तक जितना भी मैंने समझाया हूं या कवर किया हूं, तो उसको पहले अच्छे से रिवाइज करो, फिर उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।